कब सीखेंगे वो लोग, जब हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात तो पहुंचता है उनके किसी काम से। वो गौमांस खाना पसंद करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमारा हिंदू सनातन धर्म का हिस्सा है। उसको खा करके आपको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बना रहेगा। आपका एक मामला बाहर आया था कि गौ हत्या वाले, इसमें आपने बहुत अच्छा एक्शन लिया था। मेरे पास फोटोज आई, मैंने उसमें देखा एक नहीं एक से ज्यादा स्कल पड़े हुए थे जिसमें सींगे थी। मैंने निर्णय लिया, मैं रात में जिस अवस्था में ही था, मैं आनंद फानंद में वहाँ पर पहुंचा। सिर्फ एक गाय ही ऐसा मुद्दा नहीं है, गौ माता का मुद्दा नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज हैं। उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी जब आपने बहुत बड़ा एक्शन लिया? सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां न मिले तो मेरा परिस्थितियों को देख करके अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। बाद में उसमें पुलिस ने अपनी जो भी कार्रवाई की, नया कागज ला करके दे दिया। उन्होंने बताया कि ये जिला पंचायत की तरफ से परमिशन है जिसमें हम मृत पशुओं के खाल, मांस और हड्डियों को अलग करते हैं। तो अलग करके क्या करते हैं, बेचते ही होंगे। 2015 में बीजेपी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद से 2026 तक कितनी बेटियों का रेप हो चुका है? अभी भी थानों में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं कि FIR 0 मिलेंगी, FIR हो रही होंगी, कार्रवाई हो रही होगी। शर्त ये है कि पुरानी सरकारों में जो ये घटनाएं हो जाती थी, आप ये रिकॉर्ड बता रहे हैं ना। राम मंदिर में जिन्होंने चोरी की है वो हिंदू नहीं है, वो जर्सी हिंदू है। करोड़ों लोग की आस्था का विषय है और जब वहां से इस तरह की चीजें निकल करके आए तो मैं ये भी मानता हूँ कि ये कोई और गवर्नमेंट होती तो ये चोरियां हो भी रही होती, पता नहीं चलती। एक और मेरे सामने विवाद आया था जिसमें आपने कहा था दरोगा जी से कि मैं डकैत नहीं हूँ। हम डकैत है ना, बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा कि ये पीड़ित व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है जिसको आपसे शिकायत है, तो इन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आप आ जाइए। लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि कभी किसी पुलिस वाले ने मुझे फोन करके ये कहा हो कि थाने आ जाओ। जब मैं विधायक नहीं था तब की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा। और विधायक बनने के बाद जब मैं जनता की बात कर रहा हूँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान। एक बार फिर से स्वागत है परपंच विद अभिषेक के खास एपिसोड में, क्योंकि आज हमारे साथ हैं बिल्हौर विधानसभा से मिस्टर राहुल बच्चा जी, जो कि वहां से विधायक हैं और बहुत पब्लिक उनको पसंद करती है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेकर के आऊं जो आपको शायद नहीं पता हो या सोशल मीडिया पे आप देखते हो मगर उनकी रियलिटी नहीं पता है। तो मैंने आज डायरेक्ट उनसे बात कर ली है और आपको सब क्लियर हो जाएगा इस पॉडकास्ट में। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आज। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। और बताइए आजकल कैसा, मतलब जीवन यापन कैसा हो रहा है आपका? अब चूंकि राजनीतिक जीवन है तो मुझे लगता है कि हम लोगों का एक आभूषण होता है कि ज्यादातर समय हम व्यस्तता में बिताएं और व्यस्तता जनता के बीच में हो और ज्यादा से ज्यादा हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा विषय होता है कि उनके बीच में जाकर के उनके विषयों को समझना या सुनना। काम करते हैं या नहीं करते हैं, मैं इसको सेकेंडरी पे रखना चाहता हूँ। क्योंकि जब 5 साल के आपके कार्यकाल में जो एजेंडा आपने लेकर के चला था, जो आपने चुनाव में लोगों से वादे किए थे, काफी हद तक आप उसको पूरा कर देते हैं, कभी नहीं पूरा कर पाते। लेकिन अगर आप जनता के बीच में लगातार रहते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी बातों को हम सुने, तो ज्यादा से ज्यादा आप जब उनकी बातों को सुनेंगे तो उस मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसमें समाधान भी कर पाएंगे। नई नई चीजें निकल करके आती हैं, लोगों की नई नई समस्याएं निकल करके आती हैं, उनसे भी मुझे लगता है कि बातचीत करना एक अच्छा माध्यम होता है कि हम अपने समय को उनके बीच में बिता करके अपने राजनीतिक जीवन को कहीं ना कहीं सफलता की तरफ आगे ले जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेता कम समय देते हैं पब्लिक के बीच में, ये उनका एक तरीके से वो आभूषण उनका छिन जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे आजकल जनता को एक नई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे भारत में, कि ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। एक फोन के ऐप के थ्रू ई रिक्शा बंद कर दिए जा रहे हैं। जो लड़के हैं वो या तो मस्ती में कर रहे हैं या कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, पहले हुआ होगा, उसकी वजह से कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जब लॉकडाउन के टाइम पे कुछ चाइनीज ऐप बैन किए गए थे, जैसे टिकटॉक को ले लो और भी कुछ ऐप्स हैं वो बैन किए गए थे, तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, इसको बैन क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ दिनों से ये जब ये देखा है तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि ये एक तरह का इन्वेंशन है या किसको आप आविष्कार की दृष्टि से देख सकते हैं।
नए लड़कों ने किया होगा, नवयुवक जो है उन्होंने ये किया है, तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज याद की। लेकिन जब हम कोई चीज का आविष्कार करते हैं तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग ये दोनों ही मानव के जीवन के साथ जुड़ा होता है, उसके अच्छे के लिए और बुरे के लिए, दोनों के लिए। अब वहीं जब ये देखने में आ रहा है कि उस ऐप का बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के कुछ नवयुवक बेतरतीब तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी भी उस ई रिक्शा को रुकवा करके जो है उसकी आजीविका पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रभाव सकारात्मक नहीं हो सकता, ये नकारात्मक है। और जल्द ही गवर्नमेंट की जब इस पे नजर पड़ेगी तो इस ऐप को चलाने के लिए एक अप्रूवल भी मिलना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि एक कुछ खास सरकारी तंत्र के पास होना चाहिए, इस डायरेक्ट पब्लिक के पास एक ऐसा कोई ऐप नहीं होना चाहिए कि जैसे आज ये ई रिक्शा पर आप काम कर रहे हैं इस ऐप के थ्रू, कल ई कार्स भी चलेंगी, ई बसेस चलेंगी, और ऐसा अगर करने शुरू कर दिया कुछ लोगों ने तो ये एक तरीके का बहुत बड़े न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या एक हर शहर के लिए पैदा हो जाएगी। क्योंकि एक गरीब आदमी कमाने के लिए निकला हुआ है और उसका सुबह सुबह ही ई रिक्शा बंद हो जाता है, ऐसी एक न्यूज अभी आई थी, और फिर वो दिन भर क्या कमाएगा। मेरा यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी और ध्यान दे करके उसको बंद करना है या उसको संचालित करना, और संचालन किनके हाथों में होना चाहिए ये गवर्नमेंट निश्चित करेगी। और ये ऐप अच्छा भी है और मैं इससे कह सकता हूँ कि ये खराब भी है अगर ये गलत हाथों में लग जाए। और जैसे बहुत अभी कुछ समय पहले आपका एक मामला बाहर आया था कि गौ हत्या वाले, जिसमें आपने बहुत अच्छा एक्शन लिया था पब्लिक के थ्रू और लोगों के सपोर्ट में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या था एक्चुअल में, बात क्या थी वो। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर जड़ से लेकर के चले, तो हम लोग जिस हिंदू सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए, हमने वहाँ जन्म लिया, तो शुरू से ही मेरी जो पढ़ाई रही या पिताजी का जो बैकग्राउंड रहा वो कहीं ना कहीं प्रो हिंदुत्व रहा है। हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कहीं कोई ऐसी क्षति होती है तो उस पर काम करने का हमारा प्रयास रहता है। और हमारी जो शिक्षा हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, सरस्वती एकल विद्यालय जो चलते हैं अपने, विद्या भारती के जो विद्यालय चलते हैं, विद्या भारती एक शिक्षण संस्थान है जिसके सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं। विद्या भारती के अंतर्गत इन विद्यालयों से मेरी शिक्षा हुई है, तो मेरी जो कहीं ना कहीं परवरिश भी हुई है वो इसी तरह के माहौल में हुई है। तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है जब इस तरह की कोई बात समाज के अंदर निकल करके आती है। हम सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए भेज भी रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजने का कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम जब उनको अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं करते हैं, हमें पीड़ा नहीं होती है कि हमारे कहीं अड़ोस पड़ोस में किसी मंदिर के आसपास गंदगी कचरा पड़ा हुआ, हमें पीड़ा नहीं होती है कि जब हमारे आसपास के माहौल में जब हमारे गौ माता का या कहीं उनको चोट लग जाती है या वो घायल अवस्था में होती है या वो कूड़े में से पन्नी खा रही होती हैं, ऐसा करके हम लोगों ने कई बार देखा है। और ये वास्तविकता में ये हमारे गाय कोई एक मात्र पशु नहीं है, भले ही वो हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं है, लेकिन वो हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमें इसके संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए। धर्म से जुड़े हुए जितने हमारे प्रतीक हैं उनके संरक्षण के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब 12वीं शताब्दी के बाद मुगल आक्रांता इस देश के अंदर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमारे धार्मिक स्थलों को ही क्षति पहुंचाई थी, क्योंकि मनुष्य अगर मर गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी उस विषय पर काम करने लगेगी, वो नहीं कर पाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी काम करने लगेगी। अगर विचारधारा जिंदा रही तो हम उस पर काम करते रहेंगे। हमारे धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों को समाप्त करने का काम मुगल आक्रांताओं ने किया और उसके बाद हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम किया। बड़ी तादाद में यहाँ पर धर्मांतरण भी हुआ और उसका एक परिणाम है कि हमारे इस देश के अंदर कभी इस्लाम था ही नहीं। बाद में 12वीं सदी के बाद जब ये सारी चीजें होने लगी और जब तक इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का शासन आया तब तक यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक हो चुकी थी। वो इस कारण हो चुकी थी कि वही आक्रांता जब इसी देश के अंदर आए और उन्होंने अपनी जनरेशन को यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया तो आज उसी के परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमान बड़ी तादाद में है और भारत के दो हिस्से पाकिस्तान और बांग्लादेश लगभग पूर्णतः एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में स्थापित है और भारत के कई राज्य भी इस्लामिक राज्य के रूप में आ गए और भारत के कई जिले भी लगभग आबादी वहां पर मुस्लिम लोगों की हो गई है। तो ये शुरू से नहीं था, हम सब आज हमारे धर्म देश के अंदर ये धर्म आ गए, हमने इनका हमारे लोगों ने सम्मान किया।
लेकिन हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना, हमारे धार्मिक प्रतीकों के साथ, जिनको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिनको हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उनको खत्म करना या हमें चिढ़ाने के लिए उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करना, ये मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि में आना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि कल कोई ऐसी चीजें करेंगे तो भविष्य में धार्मिक उन्माद पैदा होगा, लोगों के अंदर आपसी द्वेष पैदा होगा, बड़े दंगे और फसाद, इस तरह की चीजें बनने लगती है, ऐसी परिस्थितियां बनने लगती है। मुझे लगता है कि ऐसी कृत्य करने वाले लोग जो किसी के धर्म और संस्कृति के ऊपर कीचड़ उछालना, उसको बदनाम करना या उसको क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत रखना चाहिए। मुझे जानना है कि उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी जब आपने बहुत बड़ा एक्शन लिया था और पब्लिक के सामने? दरअसल उस समय एक ऐसी परिस्थिति आई थी, मैं कानपुर में नहीं था, मैं मतलब विधानसभा के अंतर्गत नहीं था, मैं अपने यहाँ निवास पर ही था। तो ऐसी सूचनाएं मुझे मिलनी थी कि वहां पर कुछ गौवंश के अवशेष मिले हैं, खेत था, एक मंदिर है, उसके पीछे खेत है, खेत में वहां कुछ ऐसा अवशेष मिलने की सूचना आई। तो मैंने कई घंटे तक उस पर एनालिसिस करने की प्रयास किया कि क्या वास्तविकता में वहां पर ऐसी कोई चीज हुई है। मेरे पास फोटोज आई, मैंने उसमें देखा कि इसमें गाय का एक स्कल, एक नहीं एक से ज्यादा स्कल पड़े हुए थे, जिसमें सींगे थी बकायदा, और गाय और भैंस की सींगों में अंतर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि कैसा होता है। और वहां पर हड्डियां भी थी। जब ऐसी फोटोज हमारे पास आई तो मैंने काफी ये प्रयास किया कि इस सिचुएशन को अधिकारियों के माध्यम से उसका समाधान कर दिया जाए। हमारे कुछ धार्मिक संगठन भी उसमें कहीं ना कहीं उन भावनाओं को आहत मिला, क्योंकि वो इसी काम के लिए ही है वो संगठन, तो उनको लगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उनके माध्यम से मुझे कहा गया कि नहीं, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर आना। तो मैंने निर्णय लिया, मैं रात में जिस अवस्था में ही था, मैं आनंद फानंद में वहां पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने वहां पर जो लोग थे उनकी जो भावनाएं थी, कोई व्यक्ति क्यों रात को 12 बजे तक, अपने परिवार के लिए लोग नहीं खड़े होते रात में 12 बजे तक, सिर्फ गौवंश के लिए अगर कोई लोग रात को 12 बजे तक खड़े हैं तो उसके पीछे उनकी भावना ही है। और उस भावना को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आघात पहुंचाया था। आप रात को, ठंड के समय में रात को 12 बजे सैकड़ों लोग थाने के बाहर, थाने के अंदर खड़े हैं। जब उनको देखा तो कई लोग काफी भावुक थे, कई लोग गुस्से में थे। उनकी परिस्थितियों को देख करके मेरे अंदर से ही भावनाएं उठी, और अक्सर मैं अपने स्वभाव के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन उस दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे अपने आप को रोकना संभव नहीं लगा। जो भी मेरे मन में आया और जो मेरे धर्म संस्कृति के खिलाफ जो लोगों ने किया था, उनके लिए जो भी मेरे मन में आया मैंने कहा, और मुझे इस पे कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने इस बात के लिए उसके अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैंने बाद में ये कहा भी था कि कब सीखेंगे वो लोग, जब हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात तो पहुंचता है उनके किसी काम से, वो गौमांस खाना पसंद करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का हिस्सा है, उसको खा करके आपको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बना रहेगा, तो ये एक छलावा है, भ्रम है। ऐसी स्थितियां पैदा करके आप भारत के अंदर शांति की कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ एक गाय ही ऐसा मुद्दा नहीं है, गौ माता का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतीक। हमारे बॉलीवुड की मूवीज पुरानी उठा करके देखें तो उसमें खामखा एक कैरेक्टर को ऐसा ला करके अच्छा दिखाया जाता था, और हमारे हिंदू सनातन धर्म की कुछ जातियों को खराब दिखाया जाता था, क्रूर दिखाया जाता था, उनको विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की एक प्रोपेगेंडा चलता था। आज जब उन चीजों को हम खत्म करके एक नए तरीके का दौर शुरू कर रहे हैं सिनेमा में, तो अब उसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। जब हम असलियत दिखा रहे हैं, हमारे इतिहास में हम क्या हुआ, हमारे देश के अंदर दूसरे देशों के लोगों ने, आतंकवादियों ने किस तरह से हमारे यहाँ आक्रमण किया, और हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने कैसे उसका सामना किया, हमारी सरकार ने कैसे उस परिस्थिति को फेस किया, जब आज ये फिल्मों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी को दिखाया जाता है तो कुछ लोग उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। मेरा मानना है कि जब तक इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, हमारे जो ये भाईचारे की कल्पना जैसी की जाती है हमारे देश के अंदर, एक तरफा नहीं हो सकती है, दोनों तरफ से होना चाहिए। वो भी सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता तो इस देश की स्वतंत्रता के पहले कितने प्रतिशत हिंदू इस देश के अंदर, मुस्लिम कितने प्रतिशत थे, आज उनका परसेंटेज क्या है? बड़ा ही है, मतलब लगभग दुगने से ज्यादा परसेंटेज उनका बढ़ गया। और वहीं जब हम इस्लामिक राष्ट्रों की तरफ देखते हैं, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वहां पर जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसका क्या हुआ? कम हो गया। और वहीं पर जब कम हो गया ना, कम नहीं हुआ बल्कि खत्म की स्थिति में आ गए हम यहाँ पर। और यहाँ पर जो राजनीतिक दल, किसका मैं नाम लूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबसे प्रमुखता से इनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा। ये लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को
बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, भाजपा की सरकार में वो प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो जाकर के देखिए ना कि उनकी आबादी कम हो गई क्या 10 साल में। उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उनका व्यापार लगातार बढ़ रहा है, वो आज अपना काम करने लगे, दंगे फसाद नहीं कर रहे, सड़कों पर जो मुहर्रम के जुलूस में खुले हथियार लेकर के घुमा करते थे, उत्पात मचाया करते थे शब बारात के त्योहार में, पूरी रात उत्पात मचाया करते थे, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। 4-4 लाउड 5-5 लाउड स्पीकर लगाकर मस्जिदों में अजान बंद हो रही है, सड़क पर नमाज बंद हो रही है। ये अब व्यवस्था को व्यवस्था में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उनको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। हमारा हिंदू वहां खतरे में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में लगभग खत्म होने की स्थिति में। तो वो जो आपने पहले प्रश्न किया था, तो मैं मेरा उसका जवाब यही है कि मैं परिस्थितियों को देख करके अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। बाद में उसमें पुलिस ने अपनी जो भी कार्रवाई की उससे अवगत नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने एक नया कागज ला करके दे दिया। उन्होंने बताया कि ये जिला पंचायत की तरफ से एक परमिशन है जिसमें हम मृत पशुओं के खाल, मांस और हड्डियों को अलग करते हैं। तो अलग करके क्या करते हैं, बेचते ही होंगे ना। तो उन सभी पशुओं में गाय नहीं आता है कहीं भी। गाय या गौ, जो आपका बैल या सांड होता है, ये एक तरीके संवेदनशील विषय होता है। उसको मृत या जीवित अवस्था में इसकी खाल उतारने का, इसका मांस बेचने का या इसकी हड्डियों को बाजार में बेचने का कोई ऐसा नियम मुझे लगता है नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने इसको गोल मोल घुमा करके विषय को समाप्त करने का काम किया है। आगे भविष्य में भी कभी ऐसी परिस्थिति आएंगी तो उसी दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, कैसी भी परिस्थिति। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी आपकी उसी में ही, कि आपने कहा था खुलेआम कि अगर रातों रात इसका समाधान नहीं हुआ, दरोगा से कहा था कि समाधान इसका नहीं हुआ तो मैं हर मस्जिद के बाहर सुअर की बॉडी पार्ट कटवा के डलवा दूंगा। तो धक्का लगा था ना उन लोगों को, धक्का लगा, लोग मस्जिदों के बाहर आए। हम रात में 12 बजे खड़े हैं, सर्दी के समय, हमारे लोग, तो उनको तकलीफ नहीं हुई। हमने कह दिया, अब आपको वही तकलीफ महसूस हो रही, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो तकलीफ महसूस हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बीजेपी ने कोई ऐसा काम किया है कि लगता है कि अभी भी ये गलत है, इसको सुधारना चाहिए इस जगह पे थोड़ा? मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। सकारात्मक ज्यादा ही है, भाजपा की सरकार में जो पहलू है सकारात्मक ज्यादा ही है। नकारात्मक कम है। जैसे कभी कभी एक इश्यू आ जाता है कि आयुष्मान कार्ड में, अब राशन कार्ड में जो सदस्य संख्या है वो 6 कर दी गई। तो 6 सदस्यों की संख्या जब कर दी गई तो अमूमन अब हमारे देश के अंदर ज्वाइंट फैमिली की जगह अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई है। मतलब संयुक्त परिवार की परंपरा भारत में खत्म हो रही धीमे धीमे। अब माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, और एक पीढ़ी ऊपर चले जाए तो दादा दादी भी उस बच्चे के रहते हैं। कभी कभी वो दादा दादी, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो माता पिता और वो बच्चे या 1 या 2 जो भी होते हैं, ये 4 लोगों का परिवार होता है। कम से कम 4 लोगों का परिवार लगभग भारत की बहुत बड़ी आबादी इन 3-4 लोगों के परिवार में सीमित है। वही सरकार का ये नियम जो 6 सदस्यों वाला आता है, इससे आयुष्मान कार्ड के वो लोग जो बहुत ज्यादा पात्र हैं वो उस पात्रता से दूरी उनकी हो जाती है। फिर भी हमने कई बार मुख्यमंत्री जी के सामने और हमारे सरकार के अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से भी इस बात को सरकार तक पहुंचाया गया कि इसमें एज मतलब जो आपके सदस्य संख्या है उसको 6 से घटा करके 5 किया जाए। और फिर भी आपको मैं अवगत करा दूं कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष भी एक ऐसा माध्यम होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष भी हम इसको कहते हैं, CMRF बोलते हैं, जिसका लगभग 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का एक माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा फंड होता है, जिसमें हम गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो अच्छी सुविधा वाले हॉस्पिटल हैं, कानपुर के भी हैं, पूरे प्रदेश के कई हॉस्पिटल हैं, उनमें उनको इलाज के लिए मुफ्त धनराशि, मतलब बिना किसी पैसे के उनको इलाज करवाया जाता है। सरकार की तरफ से उसमें पैसा उपलब्ध कराया जाता है और जिसकी लिमिट पहले 5 लाख रुपए थी, अभी 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। अभी दोबारा अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम दोबारा उसके लिए रिकमेंड करते हैं, और लगभग 10.5 करोड़ रुपए इन 4.5 सालों में मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को दिलवाए हैं। क्या बात है। CMRF से। तो ऐसे ही जब 2015 में बीजेपी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद से 2026 तक कितनी बेटियों का रेप हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब इन आंकड़ों की तरफ देखते हैं, हम किसी व्यवस्था, जो अव्यवस्था है, किसी भी सरकार की कामयाबी इस बात पे होती है कि जो पुरानी सरकार में अव्यवस्थाएं थी उसमें कितनी हम गिरावट लेकर के आते हैं। आप अभी भी थानों में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि FIR 0 मिलेंगी, FIR हो रही होंगी, कार्रवाई हो रही होगी। शर्त यह है कि पुरानी सरकारों में
जो ये घटनाएं हो जाती थी, आप ये रिकॉर्ड बता रहे हैं ना कि ये तो घटनाएं अगर हुई तो उनमें FIR लॉन्च हुई, चार्जशीट हुई, कार्रवाई हुई, मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, अपराधी जेल में है। और कई परिस्थितियों में जब अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस पर उसने फायरिंग करी, पुलिस पर चोट पहुंचाने की कोशिश करी, तो पुलिस ने उसका जवाब भी दिया है, उसका एनकाउंटर किया है। हाफ एनकाउंटर की भी कई केसेस हैं और लगातार ये प्रयास सरकार का है कि ये बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य उत्तर प्रदेश की भूमि से कैसे भी समाप्त किया जाए। जो हमारा नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वो आगे भी चलता रहेगा। और उसी का कई सारे उदाहरण, अभी अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के समक्ष उन आंकड़ों को कई बार प्रस्तुत किया है कि हमारे सरकार में जो अपहरण की घटना है इनमें कितनी गिरावट आई, कितने प्रतिशत की गिरावट आई, बलात्कार की घटनाओं में कितनी गिरावट आई, अन्य जो माफिया आधारित जो ये अपराध थे ये इनमें कितनी ज्यादा गिरावट आई, इनका प्रतिशत बकायदा उन्होंने बोल करके स्टेटमेंट में उत्तर प्रदेश के सदन में कई बार कहा। मतलब आपका कहना ये है कि पहले ये चीज ज्यादा थी, अब कम हो गई है और अपराधी अब बच भी नहीं रहे, उन पर कार्रवाई हो रही, ठोस कार्रवाई हो रही। ओके, सो अभी राम मंदिर में चोरी की भी चर्चा काफी चल रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है मैं एक सेकंड आपको देख के बताता हूँ इस बारे में कि राम मंदिर में जिन्होंने चोरी की है वो हिंदू नहीं है, वो जर्सी हिंदू है। मुझे लगता है कि जब भी कोई इस तरह का विषय आता है, हालांकि राम मंदिर तो करोड़ों करोड़ों लोग की आस्था का विषय है, और जब वहां से इस तरह की चीजें निकल करके आए तो मैं ये भी मानता हूँ कि ये कोई और गवर्नमेंट होती तो ये चोरियां हो भी रही होती तो पता नहीं चलती। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, कई लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये बात निकल करके जब सामने आई कि मंदिर परिसर में दान के जो रुपए हैं या दान की वस्तुओं में चोरी की शिकायत है, तो उसकी बाकायदा अच्छी तरीके से जांच हो रही है। जांच में मुझे लगता है जांच से पहले किसी को भी अपराधी घोषित कर देना ये हमारी न्याय संहिता नहीं कहती है। मगर जो उन्होंने ये कहा है कि और वो जर्सी हिंदू है, तो वो मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं वो जर्सी हिंदू है क्या? जांच के दायरे से कोई भी, मुझे लगता है कि मैं भी लगातार न्यूज देखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हूँ, कोई भी व्यक्ति जांच से भाग नहीं रहा है। सभी व्यक्ति उस जांच के दायरे में है, और जब जांच के दायरे में है तो जांच का हिस्सा भी है वो, और निश्चित रूप से जो सही होगा जो वो सामने आ जाएगा, जो गलत होगा वो भी सामने आ जाएगा। और रहा उनका जो बयान है तो उसका अर्थ तो मुझे लगता है कि उनको ही स्वयं बताना चाहिए, मैं उसका अर्थ नहीं बता सकता। जैसे कि आप जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मैंने देखा तो एक और मेरे सामने विवाद आया था जिसमें आपने कहा था दरोगा जी से कि मैं डकैत नहीं हूं, आप चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो। और फिर आपके किसी साथी ने कहा था कि इतने लोगों ने वोट देख के आपको विधायक बनाया है, MLA बनाया है, तो उन्होंने रिप्लाई इसका ये दिया कि मुझे भी इतने करोड़ लोगों से, इतने लाखों लोगों के बीच से मैं सिलेक्शन होके आया हूँ। अच्छा, इसका एक विषय था, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था और वहां पर किसी की समस्या का समाधान हो रहा था। मेरे कार्यालय उस थाने से मात्र 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी, मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर भी नहीं कह सकता, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे अच्छी तरह से याद है। जब ये विषय आ रहा था तो उनसे बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा कि आप ये पीड़ित व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है जिसको आपसे शिकायत है, तो आप अभी यहाँ पर कार्यालय आइए, इसके समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आप आ जाइए। अच्छा, मैं इस विश्वास के साथ ये बता सकता हूँ कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मैंने अपनी शिक्षा भी पूरी करी और उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी रहा, मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि कभी किसी पुलिस वाले ने मुझे फोन करके ये कहा हो कि थाने आ जाओ। जब मैं विधायक नहीं था तब की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा। और विधायक बनने के बाद जब मैं जनता की बात कर रहा हूँ तो वो पुलिस कर्मी जो सब इंस्पेक्टर था, एक हरीश यादव, जो पुरानी सरकार, जो समाजवादी सरकार की मानसिकता से ग्रसित था, उसको लगा कि ये उसका अपमान है, तो उसने मुझे वहां पर बुलाया। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि तुम बुला किसको रहे थे, या मतलब मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का हो कि अगर मुझे थाने बुलाया जाए तो मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है मुझे जाना चाहिए। बहुत सारे विधायक हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, उनको बुला रहे तो चलो लगता है। मेरे को मतलब सिंगल एक FIR कोई किसी तरह की नहीं, कोई मारपीट नहीं, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी मुझे थाने की तरफ से कभी कॉल करके ये नहीं कहा गया कि आपको थाने में उपस्थित होना है। और वो मुझे विधायक बनने के बाद ये कह रहा है, जिस विधायक को, जैसा कि उस व्यक्ति ने, हमारे समर्थक ने कहा था कि 1,23,000 लोगों ने मत दिया, 1,23,000 लोगों का विश्वास है, 1,23,000 लोगों की आवाज है। हालांकि वो, मैं 1,23,000 से आंकड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति
जनप्रतिनिधि बन जाता है, जब विधायक बन जाता है, तो 1,23,000 के लिए कुल वोटर जितने भी हैं उसके, उन सब की आवश्यकताओं का, उन सब की जरूरतों का, उन सब की शिकायतों का समाधान करना उसका नैतिक कर्तव्य होता है और उसको पूरा भी करना चाहिए। तो अब मैं उसको क्या जवाब दूं? आप अपनी पढ़ाई करके अपने माता पिता के रुपए पैसे से या अपने स्वयं के मेहनत और परिश्रम के दम पर आप पुलिस बन करके आए, तो आपकी जवाबदेही उस जनता के प्रति नहीं है, आपके अधिकारी के प्रति है और जनप्रतिनिधि के प्रति भी। जो जनप्रतिनिधि 1,23,000 वोट लेकर के आया, जिसके कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 3.5 लाख 4 लाख वोटर होंगे, तो उनके प्रति जवाबदेही जिस व्यक्ति की है, आप उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो उसने कहीं ना कहीं वो जो जवाब उसका था, मैं उसको सही नहीं मानता। इसी को शिक्षा का अभाव कहा जाता है। पढ़ गए, पुलिस में आ गए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप और हम दोनों लोगों में जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा किसकी है। पढ़ने और करने में बहुत अंतर होता है। जनता के प्रति जवाबदेही हमारी ज्यादा है। तो इसलिए ये कहना कि आपको मुझे इतने सारे लोगों ने चुना है, चुनकर के विधानसभा भेजा है, ये एकदम लीगल वर्ड है। जब उन्होंने कहा कि मुझे इतने सारे लोगों के बीच से सिलेक्शन मिला है, अरे इतने सारे लोगों ने आपको वोट तो नहीं दिया है। जब आपका सिलेक्शन हो रहा था तो क्या जितने परीक्षार्थी थे वो आपको जानते थे? नहीं जानते थे। आप अपनी मेहनत परिश्रम से आए, इसका सम्मान है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इतने सारे लोगों में से मैं चुन करके आया। सही बात है। जैसे आपने अभी पिताजी की बात करी, तो मुझे ऐसा सुनने में आता है, क्या ये कहाँ तक सच है? आप मुझे बताएंगे कि उनका मतलब मर्डर हुआ था, ऐसा कुछ सुनने में आता है। मुझे कंफर्मेशन नहीं है अभी इस बारे में, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो हादसा था, क्या वो चीज थी जिसमें आपके पिताजी की हत्या हो गई या फिर उनका देहांत हो गया? आप कानपुर शहर में जहां पर बैठे हैं, ये बाबूपुरवा क्षेत्र था। 89-88 के जो नगर निगम के चुनाव थे, पिताजी हमारे उस नगर निगम के चुनाव में सभासद के कैंडिडेट हुए थे और उस समय 2 कैंडिडेट एक वार्ड से हुआ करते थे, एक जनरल कैटेगरी में और एक SC कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में डॉक्टर मकसूद और SC कैटेगरी में हमारे पिताजी को विजयी दिखाया गया, जबकि बात कुछ और थी। पिताजी जनरल कैटेगरी से ही जीते थे, तो और SC कैटेगरी से भी एक SC व्यक्ति ही जीते थे, तो 2 SC एक साथ हो रहे थे। तो फिर बाद में उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित किया गया, थोड़ा छेड़छाड़ उसमें कहीं की गई थी, ऐसा पुराने लोग बताते हैं। तो उस समय नगर निगम पार्षद हो गए थे और लगातार काम जो है हमारे इसी वार्ड में चल रहा था। पिताजी निर्दलीय जीते थे, बिना किसी दल के सपोर्ट के जीते थे, बड़े अंतर से जीते थे। तो बाद में 91 में हमारे लोकल यहाँ के जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, पहला जो विधानसभा चुनाव 91 में हुआ था गौरी विध्वंस के पहले, उसमें विधायक बने थे हमारे यहाँ बालचंद्र मिश्रा जी। गोविंद नगर विधानसभा लगती थी, तो उनसे बातचीत होकर के उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया, ताकि उनको राजनीतिक रूप से और मजबूत किया जा सके, जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके। भाजपा उस समय प्रदेश की सरकार में थी। तो अब हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और विचारधारा के साथ में थे। 92 में जब बाबरी विध्वंस हुआ, क्योंकि उसी बीच में भाजपा में सक्रियता के रहते अन्य सारे जो गतिविधियां भाजपा के जो कार्यक्रम और जो उसकी योजनाएं होती उनका हिस्सा भी हुआ करते थे। जब 92 में ये घटना घटी तो पिताजी हमारे यहीं पर थे, कानपुर शहर में ही थे, और उस समय कुछ आभास उनको ये नहीं था कि इस तरह की कोई घटना होने वाली है। सूचना मिलती है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुतायत में है, तो उन लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं उस जो बाबरी विध्वंस के बाद एक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू करी। तो उन्होंने कई हिंदुओं के घरों को जलाना शुरू किया, कई जगह लूटपाट करनी शुरू करी, और एक पूरे अराजकता का माहौल पूरे हमारे बाबूपुरवा क्षेत्र में, कानपुर जनपद के अलग अलग मोहल्लों में जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा थी, तो वहाँ पर ये दंगे भड़के और उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद जब लगा कि प्रतिक्रिया हम नहीं दे पा रहे और हमारे लोगों को लगातार पलायन करना पड़ रहा है, ठंडी का समय था, सर्दियों का समय था, और झोपड़पट्टी के लोग, कच्ची बस्तियों के लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने पर मजबूर थे, क्योंकि उनके घरों को जला दिया गया था। परिस्थितियां किसी को भी झकझोर देने वाली थी, खाने के राशन की कमी हो जाना, ऐसे भी करके कुछ जीवन पटरी पर नहीं आ रहा था। 24 घंटे में परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई, खराब हो गई। तो पिताजी हमारे थोड़ा शुरू से ही जुझारू प्रवृत्ति के थे, और वो पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं थे कि परिस्थिति को देख लिया, पीछे हट गए, बैक कर गए, लोगों को दबने पर मजबूर कर दिया। तो लेकिन उनका एक संगठन था, उनका एक समूह था नवयुवकों का, जिसने इसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। हमारे जो हिंदू परिवार थे, गरीब परिवार थे, और जो अन्य पूरे जिले के अंदर जहां जहां भी उनके लोग थे, अन्य अन्य माध्यमों से उनके पास सूचना पहुंचा करके एक समूह के लोगों ने उनको बचाना शुरू किया, उनको संरक्षण देना, उनके हर चीज की ध्यान रखना शुरू किया।
उसमें कहीं ना कहीं अन्य संगठन भी लगे होंगे, लेकिन जो उनका जो व्यक्तिगत संगठन था जिसमें लोगों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराना, उनको लोगों की जान माल की रक्षा करना, और ये सारी चीजें जब होने लगी और जवाबी कार्रवाई भी हुई जिससे उस भीड़ को वापस खदेड़ा गया, पुलिस की कार्रवाई भी उसमें हुई, पुलिस के भी माध्यम से उनको वापस खदेड़ा गया। कई दिनों तक ये कर्फ्यू लगा रहा और सारी चीजें ठीक हुई। तो लेकिन इन सब के दौरान जहां जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन के इलाके में कहीं कोई क्षति हुई, कहीं कोई आगजनी हुई, किसी तरह का कोई कार्य हुआ पूरे जनपद के अंदर, तो उन 3-4 दिनों के अंदर उनके ऊपर करीब 60-70 के ज़्यादा मुकदमे अलग अलग धाराओं में, अलग अलग थानों में लिख दिए गए। उन मुकदमों की संख्या और टाइमिंग इतनी ज़्यादा मतलब अजीब टाइप की थी कि सेम समय में उसी थाना क्षेत्र में वो व्यक्ति यहाँ घटना कर रहा है, सेम समय में वही व्यक्ति उस थाना क्षेत्र में घटना कर रहा है। मतलब सेम समय में कोई अलग अलग जगहों पर घटना कैसे कर सकता है। हर चीज का जिम्मा किसी व्यक्ति के ऊपर ठोक देना, फिर उसको उसका जीवन बर्बाद करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाना, कहीं ना कहीं ये बहुत ही कष्टकारी था। इन सब चीज़ों से बच करके कई महीने तक पिताजी हमारे बचते रहे कि पुलिस कहीं एनकाउंटर की दिशा में न चली जाए या कहीं कोई ऐसी हमें अपने आप को न्याय प्रक्रिया में सही साबित करने का अवसर मिले, मौका मिले। इसी बीच में भाजपा के तमाम सारे हमारे लीडर्स ने उनसे मुलाकात भी करी उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इसी संघर्ष के दौरान उनके दोनों हाथ और दोनों पैर घायल हो गए थे। बड़ी अजीब स्थिति थी और परेशान भी थे, तो कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद फिर उनको 1993 के विधानसभा चुनाव का टिकट मिला, जिसको वो मात्र 600 कुछ वोटों से भाजपा से चुनाव लड़े थे और वो 600 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव था, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीतते जीतते हारने की तरफ आगे बढ़ गए। कुछ लोग बताते हैं कि मत पेटियों में कुछ फेर हुआ, ऐसी बताते हैं, लेकिन अभी कुछ उसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं। लेकिन जो मानते हैं हम लोग कि वो 672 वोटों से चुनाव हारे थे। और उसके बाद जब चुनाव खत्म होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो जो पुराने ये आतंकी संगठन, ये उग्रवादी टाइप की जो प्रवृत्तियां हैं, इनको फिर से हवा मिलने लगी। इन्होंने मौका देख करके मात्र 2.5 महीने के अंदर नवंबर में सपा की सरकार बनी, नवंबर 1993 में, और फरवरी 1994 में मात्र 2.5-3 महीने में उनका यही बाबूपुरवा क्षेत्र में ही दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिया गया, बम चला करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े तादाद पर यहाँ पर भाजपा और अन्य संगठनों ने, समाज के लोगों ने उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वो सर्किट हाउस में ही रोक दिए गए चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। किसी तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्रा सिंह जी हमारे निवास तक आए थे और उन्होंने पूरी कार्रवाई होने का आश्वासन दिया था, परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया था। आज वो सब चीजें हम लोग याद में रख पाते हैं। तब आपकी उम्र क्या थी सर? 5 साल। 5 साल की थी। कैसे अपने आप को कैसे संभाला आपने? नहीं, हमारे साथ परिवार था। और परिवार में हमारे चाचा है, हमारे बुआ है, माता जी हैं, तो सबका त्याग रहा। हम लोग 6 भाई बहन थे, सबको आगे बढ़ाना, किसी तरीके से उनको लायक करना, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार छोड़ करके गए थे। ये था कि वो अपने कारण में कहीं भी परिवार को बाधा नहीं बनने देना चाहते थे और अपने कार्य से और परिवार को अलग ही रखते थे। तो अब जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका अधूरा काम हमारे चाचा ने संभाला, उनका व्यापार संभाला, हम लोगों का पालन पोषण हमारे घर के लोगों ने किया। सभी लोगों ने मिलकर के ही सारी परिस्थितियों का सामना किया। फिर आपने कैसे सोचा पॉलिटिक्स में आने के लिए? वैसे तो पढ़ाई चल ही रही थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विषय आते थे जब लगता था कि नहीं, हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे, बीएड कर रहे थे। 2012 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार उसी समय बनी थी। तो हम सभी फ्रेंड सर्किल में ये डिस्कस हुआ, क्योंकि पहले से ही हम जानते थे कि ये सरकार बदनाम है, बिना पैसा दिए यहाँ नौकरी नहीं मिलती किसी को, बिना सेटिंग किए किसी को नौकरी नहीं मिलती है, बिना जाति देखे नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ तो लिस्ट बन जाती थी ना, पहले ही बता, बड़ा पूरा उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय होता था कि समाजवादी पार्टी में घर में बैठ करके सैफई में लिस्ट बनती थी, किसको नौकरी देनी है, किसको नहीं देनी है। ये सारी चीजें उनकी सरकार में होती थी। हम लोगों ने भी ये सोच लिया था कि अब नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो धीमे धीमे कुछ संगठन, हमारे लोकल विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया हुए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय थी, लेकिन विधायक लोकल भाजपा के थे। और हमारे सुरेंद्र मैथानी जी इस समय जिलाध्यक्ष थे। तो मैंने थोड़ा सा क्रियता करी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन में समायोजित किया। अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी जी थे, मुझे मंडल में यहाँ पर मंत्री बनाया गया।
तो लेकिन इच्छा ये थी, मैं अंदर से मतलब ये बड़ी मेरी प्रबल इच्छा थी कि हमारे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मेरी इच्छा ये तब थी जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं थे, अच्छा, सिर्फ सीएम थे गुजरात के। और उसी समय हम लोगों ने इसी भाजपा के संगठन के साथ साथ एक पैरेलल संगठन नरेंद्र मोदी आर्मी भी चलाया था, अच्छा, जिसका काम था प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग ज्यादा से ज्यादा जाने और उनके बारे में पहचाने, उनकी कार्यशैली को जाने। क्योंकि मोदी जी चूंकि गुजरात के सीएम थे तो बहुत कम उत्तर प्रदेश में उनको लोग जानते थे, लीडर्स सभी जानते थे। हम लोग भी उनके कार्यों से परिचित थे और किस तरह से उन्होंने गोधरा कांड के बाद गुजरात में परिस्थितियों को संभाला, किस तरह से उन्हें न्याय मिला उन परिवारों को जिनके लोग मार दिए गए, जला करके जिंदा जला दिए गए। तो किस तरह से उनकी कार्यशैली विकास को लेकर के थी और ग्लोबल लीडर के रूप में कैसे आज वो स्थापित हो गए। तो बड़ा प्रेरित था मैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। और बड़ी खुशी हुई थी जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए थे। पूरे मन से चुनाव लड़ाया, पूरा जितना भी मेरी उस समय आयु थी उसके हिसाब से जितना मैं मैक्सिमम कर सकता था उतना मैक्सिमम मैंने किया। और कहीं ना कहीं सबके योगदान से सरकार उसमें पूर्ण बहुमत की बनी थी। बड़ा खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन था हमारे लिए। तो इसके बाद अभी अगर अगली बार आप चुनाव लड़ते हो तो बिल्हौर विधानसभा से चुनाव के लोग हैं, उनसे आप ऐसा कौन सा वादा करोगे कि लगता है कि वो पूरा ही होगा हमारा? मेरा जो सबसे बड़ा वादा था अभी वो अधूरा है। अच्छा, कौन सा? मैंने कहा था कि माती में जो हमारा जो जिला है वो कानपुर नगर है। विधानसभा बिल्हौर जी कानपुर नगर जनपद में आती है। यहाँ के जो डीएम है वो शहर में जो डीएम है वही है। यहाँ के जो पुलिस कप्तान है वो पुलिस के लिए जितने भी लोग चीज़ों के लिए हमारे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। हाँ। हमारे न्याय प्रक्रिया के लिए हमको कानपुर देहात जाना पड़ता है, हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र को। अच्छा। और माती कानपुर देहात में पड़ता है जहाँ पर ये हमारा न्यायालय है। हमारे विधानसभा के जो लोग भी जेल में भेजे जाते हैं वो कानपुर नगर की जेल में नहीं भेजे जाते, कानपुर देहात की जेल में भेजे जाते हैं। अब सीधा कोई ट्रेन भी नहीं चलती है माती तक के लिए, ना कोई सीधी बस चलती है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई ठोस साधन नहीं है, सीधा साधन नहीं है। जो व्यक्ति सुबह निकलता है वो रात में वापसी होता है और उसको पैसा ठीक ठाक खर्च करना पड़ता है, ठीक ठाक उसको समय गंवाना पड़ता है, मतलब दूसरा फिर कोई काम नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर यही कोर्ट, यही कारागार अगर कानपुर शिफ्ट हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में कानपुर शहर एक केंद्र है, मुख्यालय है, लोग अपने अन्य कामों को भी यहाँ पर निपटाएंगे। और अब तो हमारा जीटी रोड इतना अच्छा बन गया है, मेट्रो की सुविधा आईआईटी से चल गई है अब तो, और क्या ना इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी अब आईआईटी से मिल जाती हैं। हालांकि मेरा प्रयास था कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक बस को अपने विधानसभा क्षेत्र तक इसका विस्तार करें, लगातार मेरा प्रयास है, इसको कर पाएंगे। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा न्यायिक क्षेत्र कानपुर नगर में जोड़ा जाए, जैसा कि जनपद कानपुर नगर में हमारी विधानसभा आती है। तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन हमें लगता है कि इस साल अगर हम उसको कर पाते हैं तो हमने लगातार प्रयास किया। उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ कोर्ट के डायरेक्शंस और सारी चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं हो पा रही। मतलब अगली बार मैं इस बार ही करने का पूरा मेरा मन है, और नहीं कर पाता तो अगली बार निश्चित रूप से करूंगा। और मैंने रोड नेटवर्क को अपनी विधानसभा में पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया है। अपने यहाँ अभी एक हमारे यहाँ एक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय पूरे मंडल में एक होता है, वो हमारे मंडल का एक विद्यालय जो कानपुर जिले में है वो कानपुर जिले की विधानसभा बिल्हौर में है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। क्या बात है। हमारे यहाँ अभी एक बनी गांव पड़ता है चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत, वहां पर 24 करोड़ की लागत से कंपोजिट विद्यालय बन रहा है, जहाँ की स्ट्रेंथ लगभग 1500 बच्चों की होगी। आसपास के जितने भी कई छोटे छोटे जो जूनियर स्कूल चलते हैं, जो आपके प्राइमरी स्कूल चलते हैं, इनके बच्चों को बसों की सुविधा वहां पर दी जाएगी। तो वो लोकल छोटे छोटे जो विद्यालय होते हैं ना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय घर से दूर होना चाहिए, ताकि बच्चों को तुरंत बच्चे स्कूल से आना और जाना ये न कर पाए। और बसें, साधन, ये सारी चीजें जब मिलेंगी उनको और वो एक अच्छे माहौल में जाएंगे जहां पर 1500 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होंगे, तो एक वातावरण तैयार होगा, एक इतना अच्छा स्ट्रक्चर उनको मिलेगा, उनको भी लगेगा कि नहीं हम भी पढ़ेंगे। कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये छोटे छोटे स्कूल जो है ये सुविधा की दृष्टि से बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के पास ही होते हैं। कभी कभी बच्चे बीच स्कूल में ही घर चले जाते हैं, कभी स्कूल से घर आ जाते हैं, तो ये अवेयरनेस नहीं दिखती है कभी कभी बच्चे और उनके माता पिता में भी, और घर जैसा माहौल हो जाता है। विद्यालय का माहौल विद्यालय जैसा ही होना चाहिए, घर जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जब विद्यालय ये बनेगा, मैं सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट है कि ये कंपोजिट विद्यालय हर ब्लॉक में बने। हर ब्लॉक में बनेंगे तो बच्चों को घर से बाहर निकल करके विद्यालय का माहौल मिलेगा। ऐसे कई हमारे सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं,
मंदिरों के विकास के लिए भी हमने अभी अपने यहाँ प्रसिद्ध मंदिर खेलेश्वर मंदिर है, उसके लिए पर्यटन विकास मंत्रालय से 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया, उससे विकास हुआ है। अभी 80 लाख रुपए बंदी माता मंदिर एक है हमारे यहाँ चौबेपुर ब्लॉक में पड़ता है, उसके लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत कराया है। एक शिवराजपुर ब्लॉक के ही एक अन्य गांव पड़ता है रहमत नगर, उस ग्राम पंचायत में एक संकुला माता मंदिर पड़ता है, इसको आरटी मंदिर के नाम से जानते हैं। उसको भी हमने प्रपोजल में दिया है और मुझे लगता है कि भी कुछ महीनों में उसकी स्वीकृति भी आ जाएगी, तो हम उसका भी आसपास जो है सुंदरीकरण कर पाएंगे। रोड नेटवर्क में हमने कई सारी रोडों को जो है स्टेट हाईवे जो थे उनको चौड़ा करवाया, जैसे चौबेपुर ब्लॉक में चौबेपुर से बेला रोड जो है इसको चौड़ीकरण में स्वीकृत कराया था, इसका काम अभी चल रहा है। ऐसे ही हमारे लखनऊ इटावा राजमार्ग स्टेट हाईवे है, उसका एक पार्ट बांगरमऊ से लेकर के बिल्हौर तक का है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब वही बिल्हौर से लेकर के हम उसको कानपुर देहात की सीमा तक अभी उसका भी काम चल रहा है। एक शिवराजपुर सिवली कल्याणपुर एक मार्ग है, वो सीधे जो है हमारी विधानसभा के शिवराजपुर को जो है सीधे कल्याणपुर से जोड़ता है, वो भी चौड़ीकरण का काम स्वीकृत हो चुका है, वो भी काम चल रहा है। मतलब इस एक अभी 6 करोड़ रुपए का हमने एक ऐसा पुल स्वीकृत कराया, जब उस गांव में हम वोट मांगने गए थे तो वोट का बहिष्कार कर दिया था लोगों ने। अच्छा। वोट नहीं डाला था पूरे गांव ने। समस्या पूछी तो पता चला कि उस गांव के लोग आज भी नाव से पार करके, नदी पार करके अपने खेतों पर आते हैं, चूंकि कोई पुल नहीं था और सिर्फ एक सिंगल गांव था जो इस चीज से परेशान था। उस सिंगल गांव के लगभग मुझे लगता है 300-400 आदमी जो है 300-400 किसान उस परिवार वहां इस असुविधा से परेशान था। तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया था कि नहीं हम कंप्लीट कराएंगे, आप देखिए उसका काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत किया, वो पुल बन में आ रहा है और जनता को सुविधा होगी। एक पुल हमारे बिर्रा खानपुर गांव से एक अन्य गांव को जोड़ता था, वो उसकी बहुत समय से मांग आ रही थी, अभी 17 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हो गया। वो भी पुल मुझे लगता है कि अपने चुनाव से पहले हम उसको शिलान्यास करेंगे, उसका काम शुरू हो जाएगा और पुल बनने में चूंकि साल लग जाता है, वो समय लगेगा। ऐसे बहुत सारे हमने अभी एक टारगेट किया था, अपने सारे जितने भी CHC है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है 4 है हर ब्लॉक में, यहाँ पर एक्सरे मशीन हमने जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी है इनसे बात की, उन्होंने हर CHC में उसको पहुंचाया। हर CHC में एक्सरे मशीन है और भी जो सुविधाएं हम वहां दे सकते हैं। जनता से हम लोग बार बार कहते हैं और कोई समस्या है या कुछ भी तो बताते रहे, समाधान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारी सब सरकार की भी मंशा काम करने की, हम लोग की भी मंशा काम करने की। क्योंकि जब कोई गांव का प्रधान भी चुना जाता है तो उसकी ये इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम करे, ताकि अगली बार फिर से लोग उसको चुने, उसको वोट दें। सही बात है, उसको जिम्मेदारी दें। ठीक वही हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग भी चाहते हैं कि लोग बार बार हमें चुनते रहें। और ये शिवराजपुर आपकी विधानसभा में आता है ना? मैं एक बार शिवराजपुर मंदिर गया था, मैं आपको बताता हूँ किस्सा कि मैं मंदिर गया और सावन के टाइम पे गया था, तो काफी भीड़ होती है। तो मैं जैसे एंटर किया मंदिर के अंदर, शिवलिंग के पास जा रहा था, तो वहां के कुछ लोग थे जो ऐसे गमछा होता है उसको गीला करके मार रहे थे। मतलब एक होता है हटाना, एक होता है मारना, तो वो मार रहे थे। तो वो लोगों को लग रहा था बट लोग बोल नहीं रहे थे। मैंने बोल दिया, मैंने आवाज उठाई कि मेरे भी लगा, तो मैंने बोला कि भाई ये कोई तरीका नहीं होता है किसी चीज को सही करने का या हटाने का लोगों को। तो वो भड़क गए, वो मुझसे बोले भाई बाहर मिलो आगे। मैंने कहा भाई बात कर रही हूँ, मैं चल गया बाहर। तो वो लड़ने की उसमें आ गए, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। बट मैं घर आया वापस, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि ऐसी ऐसी बात हुई है हमारे साथ और वहां के लोग अगर देख रहे हैं तो उसको सही करें। तो हालांकि लोगों ने देखा, वीडियो बहुत वायरल हुई, बहुत चली शिवराजपुर में, सब लोगों ने देखा और लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, मैसेजेस भी करे कि भाई ये वीडियो हटा दो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा मैं क्यों हटाऊं, अगर ये सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो मैं नहीं हटाऊंगा वीडियो, ठीक है। और मैंने आपको भी टैग किया था उसमें कि शायद अगर आप तक पहुंच जाएगी तो शायद नहीं पहुंचेगी। हाँ, तो वहां के जो मंदिर के जो लोग ऐसा कर रहे थे उन तक पहुंची और उन्होंने बोला कि भाई मैंने सही कर दिया है, अब मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, आप हटा दो। तब मैंने जाकर मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर जैसी जगह जो है, हाँ, ये सार्वजनिक होती है। हाँ, और जिस तरह से मंदिर के जो पुजारी हैं या उसके वहाँ जो कर्मचारी हैं मंदिर के विषय में अच्छा सोचते हैं, वैसे ही जनता भी अच्छा सोचती है। कई लोग मंदिर के मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, वो लोग दंड के भागी भी बनते हैं बाद में, उनको अलग तरीके से ईश्वर के माध्यम से अन्य माध्यम से दंड भी मिलता है। लेकिन ये सार्वजनिक संपत्ति भी होती है, ईश्वर का घर है, तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए, हमें भी और उनको भी, जो इसके लिए रखे गए हैं कि मंदिर में कैसे व्यवस्था बनी रहे। उस व्यवस्था बनाने के कई तरीके होते हैं। जब दर्शनार्थी काफी बड़ी तादाद में आते हैं तो इस तरह की चीजें करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। मौखिक रूप से कई मंदिरों में हम लोग भी जाते हैं तो लगता है ठीक है, वो अकस्मात उन्होंने जो निर्णय लिया उसको उन्होंने अगर बदल लिया है तो बहुत अच्छी बात। हाँ, मुझे सुनने में आया कि बदल गया है, तो फिर मैंने उसको सोल्यूशन किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर अभी
ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत बार बार ऐसी कोई समस्या सुनने में आई हो बिल्लौर विधानसभा के लोगों से कि मेरा ये सोल्यूशन हो ही नहीं रहा है अभी भी? अलग अलग समय की अलग अलग शिकायतें जो बनी रहती हैं। जैसे कि आप गर्मी के समय में जब आप आएंगे तो ट्रांसफार्मर्स चूंकि ऑलरेडी हीट होते हैं, बाहर से 50 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर, ऊपर से जो आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट गांव के अंदर भी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनका जो दबाव है उस कारण से ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होना, लाइंस में फॉल्ट होना, या कहीं ना कहीं जो कटौती बिजली की होती है उसका रूटीन कभी कभी गड़बड़ा जाता है। इस तरह की चीजें जो आती हैं वो 2-3 महीने चलेंगी। फिर उसके बाद अलग जैसे सर्दियां आती हैं तो कुछ अलग तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती है। प्रॉपर ऐसी एक समस्या कोई नहीं समझ में आती मुझे, लेकिन लोगों से एक चीज हमेशा ये समझ में आती है कि लोग जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा मुद्दे आते हैं थाने के और तहसील के मुद्दे आते हैं, और तहसील के मुद्दे में भी जो परिवार से जुड़े हुए झगड़े होते हैं, संपत्ति से जुड़े हुए परिवार के झगड़े होते हैं, वो ज्यादा आते हैं। तो मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ कि भैया एक समय आप वो याद करो जब भगवान श्री राम अयोध्या में अपने पिता दशरथ के एक बार कहने पर वनवास चले गए थे, और आप उसी राम के वंशज हो, उसी हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले हो, और आप एक कमरे के लिए 4 लोग लड़ते हो, कोई इसमें कब्जा करके बैठा है, और आप लिटरली मान के चलिए कि भाई भाई के खून के प्यासे हैं और पिता को पिता नहीं समझते। एक बार की घटना है कि मैं एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे किसी गांव में, नाम नहीं बताऊंगा ना वरना लोग समझ जाएंगे तो उन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका देहांत होता है, उनके बच्चे आते हैं उनकी 13वीं में। मेरा भी प्लान था कि मैं 13वीं में जाऊं, लेकिन जब मैं वहां जा रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया, बोले कि वहां आप मत जाइए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वहां बंटवारे का विवाद चल रहा है 13वीं में। मतलब मैंने किस तरह का विवाद चल रहा है? कोई एसी खोल करके ले जा रहा है, कोई टीवी ले जा रहा है, कोई घर में जो भी जिसको जो सामान मिल रहा है वो सारे बच्चे ले जा रहे हैं। तो मुझे सुनकर के हंसी भी आई और बड़ा दुख भी हुआ कि यार जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया, जिसने तुमको जन्म दिया और तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम कुछ कर सको, उसकी छोड़ी हुई चीजों को उस घर में संजो कर रखने के बजाय उसको उठा करके ले जा रहे हैं उनके बच्चे। उसकी आत्मा अगर उस 13वीं के दिन उस वहां पर होगी तो उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। ये कहीं ना कहीं संस्कारों का भाव है, धर्म का घटता हुआ जो औरा है उसका प्रतीक है। क्योंकि अगर कभी उनके परिवार में उस राम कथा को बताया गया जहाँ एक बेटा अपने पिता के लिए 14 साल वनवास काटने चला जाता है। एक आदमी को वनवास हुआ था, सीता को, लक्ष्मण को नहीं हुआ था। माता सीता भी साथ में चली गई, लक्ष्मण भी चले गए, उनको तो नहीं हुआ था वनवास। ये तो भाई सम्मान और प्यार में गए, त्याग था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। लक्ष्मण इसलिए चले गए कि भैया अकेले कैसे रहेंगे, भाभी कैसे रहेंगे अकेले, वो चले गए। पत्नी छोड़ के नहीं गई, बोले कि नहीं वनवास इनको तो क्या, हम तो अर्धांगिनी, हम भी जीवन भर साथ में। ये चीजें जब हमारे संस्कारों में कहीं कमी आ रही है तो ये उसी का परिणाम है। विपक्ष आपके काम की बहुत आलोचना करता है, तो आप विपक्ष के कौन से ऐसे काम है जिनकी आप आज भी तारीफ करते हो? विपक्ष का ऐसा कोई काम अगर कहे तो, हालांकि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने का एक जो क्रम शुरू किया था, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया और बार बार उसको बताते रहे कि हमने बनाया हमने बनाया। आप देखिए कि कितने ज्यादा एक्सप्रेसवे आज हमारी सरकार में बनकर के तैयार है। एक्सप्रेसवे जरूर बना दिया गया था और वो एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से होकर के निकला भी, लेकिन जिस जीटी रोड के वजह से तमाम सारे लोगों की प्रतिदिन प्राण जाते थे, उनकी जान जाती थी, लोग घायल होते थे, वो सिंगल रोड आईआईटी से लेकर के अलीगढ़ का रोड, बड़े बड़े वाहन उस पर चलते थे। उसके चौड़ीकरण के लिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार भी आई, बसपा की भी सरकार आई, उसके लिए कोई ठोस कदम कभी किसी ने उठाया। जो मूलभूत सुविधा थी, जनता तो आज भी ट्रेनों में और बसों में सफर कर रही है। अगर बसों के लिए वो एक्सप्रेसवे था, उस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए जो आईआईटी से लेकर के अलीगढ़ का रोड था उसको तो बनवा सकते थे। उसको इतने सालों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब हमारी सरकार आई तब हमारी सरकार में वो बनकर के तैयार हुआ है। आप चले गए कभी, देखे होंगे आप, कन्नौज तक वो जाता है, फरुखाबाद और आगे जाकर अलीगढ़ मिल जाता है। इस तरह के कई ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार ने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, और अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ वो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। मतलब ये तो मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा चार्ट है। तो वो एक तारीफ वो अपनी करते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से एक उत्तर प्रदेश को विजन दिया होगा, लेकिन उस विजन को अच्छी तरह से काम करने का हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है और अच्छा काम किया है।
मगर कहते हैं बीजेपी ने तो कुछ करोड़ रुपए लेके, कुछ क्या काफी करोड़ रुपए की रोड बनती है, रोड बनाने के बाद भी वो रोडें उखड़ती हैं, फिर उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जितनी पारदर्शिता, आपको पता है 2017 में जब सरकार आई थी, हाँ, तब पीडब्ल्यूडी विभाग में जो ये टेंडर प्रक्रिया थी तब तक ऑफलाइन थी। ऑफलाइन प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि वो वोट पड़ता था ना आपका बक्से वाला, हाँ, तो जब वो वोट पड़ता था तो उस वोट में जो अंदर बैलेट बॉक्स में जो आप वोट डालते थे अपना, उस बैलेट बॉक्स के गायब हो जाने की कोई गारंटी नहीं होती थी। उसके अंदर से मतपत्र गायब हो जाने की, फट जाने की या इनवैलिड हो जाने की कोई गारंटी नहीं होती थी। ठीक उसी तरह से ये टेंडर प्रक्रिया भी होती थी। इसी तरह की मतपेटियों में टेंडर डाले जाते थे। अच्छा। और कई बार तो ऐसा होता था, जो माफिया होता था वो टेंडर डालने वाले को अंदर ही था पहुंचता था, गेट के अंदर घुस नहीं पाते थे। जिसको चाहते थे उसको टेंडर मिलता था। सरकार बनते ही सबसे पहले इस प्रक्रिया को 10 लाख से ऊपर के जितने भी काम थे, सरकार ने उसको ऑनलाइन टेंडर करने का काम किया। ऑनलाइन टेंडर करने से क्या फायदा? ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जो अच्छी फर्में हैं वो पार्टिसिपेट कर पाती हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है वो काम कर पाते हैं, जिनके पास मशीनरी है, जिनके पास सारे इक्विपमेंट है, वो सब लोग आज पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से अच्छी फर्म को काम मिलता है, काम होता है। उदाहरण के तौर पे पूर्व की सरकारों में जो काम हुए होंगे, आप उसकी तुलना वर्तमान सरकार से जब करेंगे तो उनसे कई गुना ज्यादा हमारी सड़कें चल रही हैं, हम उनसे कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ स्ट्रक्चर जो बनाए गए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अभी हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ पूरे जनपद का, बिल्लौर में पूरे जनपद का सबसे हाईटेक थाना बिल्लौर थाना बन करके 16 करोड़ रुपए लागत से तैयार हुआ है। अब उसका स्ट्रक्चर कभी हाईवे से जाएंगे तो आपको दिखेगा। ककवन थाने में आपके जो वहां पर आरक्षी थे उनके लिए एक रहने की व्यवस्था, आवास उपलब्ध कराया गया। शिवराजपुर थाने में भी आवास उपलब्ध कराया गया। अरौल थाने का निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी करीब 12-13 करोड़ रुपए से बन करके अरौल थाना तैयार हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो पैसा ये थाने में लगा रहे हैं, ये पैसा अगर रोड में लगाएं अच्छी तरह से, जो रोड उखड़े ना। आपको बताऊं मैं, खाली पिछले 4.5 साल में सिर्फ बड़ी रोडों की बात हम करें, बड़ी रोडों की, छोटी छोटी बहुत सारी रोडें होती हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी रोडों की बात करूं तो पिछले 4.5 साल में 150 करोड़ की बड़ी सड़कें सिर्फ चौबेपुर ब्लॉक में बनी है। सरकार का पीडब्ल्यूडी का बजट बम्पर है, मतलब इतना बड़ा बजट है कि अभी हम सभी ने लास्ट कार्य योजना 2026-27 की दी है। सरकार शांत नहीं है कि वो 2026 खत्म हो रहा है और 27 में चुनाव होने हैं। जो गरीब आदमी है वो तो उसके पास वाहन नहीं है या गाड़ी नहीं है, तो वो जाएगा तो बड़ी रोड पर नहीं जाएगा, वो तो छोटी रोड पर जाएगा। तो छोटी रोडों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? छोटी रोडों पर भी काम है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10% रोडों के अलावा, पूरे विधानसभा की 10% रोडों के अलावा जो डामर रोड है, जो आपके पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई, 10% से ज्यादा खराब रोड है आपको पूरी विधानसभा में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं स्वयं उस पर चलता हूँ। हाँ। जैसे आप अपने कानपुर का हाल देख लीजिए। कानपुर का तो ये है कि कई जगह विकास कार्य चल रहा है और कहीं ना कहीं विकास कार्य जब चलता है तो असुविधा होती है। अभी हमारे यहाँ भी आप चले जाएंगे बेला रोड पर और शिवराजपुर रोड पर, तो वहां पर भी जो सड़क बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, बीच बीच में उसमें नाले पानी के पास होने के लिए डाले जा रहे हैं ताकि जल भराव ना हो। उन नालों को बनाने में आधा रोड जो है कैप्चर हो जाता है, फिर आधे रोड से बाहर निकलते, तो अव्यवस्था रहती है। अव्यवस्था कम से कम हो, इसको लेकर के बार बार हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे अन्य लोग जो है जनप्रतिनिधि बैठते हैं अधिकारियों के साथ और कम से कम असुविधा जनता को, इसके लिए प्रयास किया जाए, ये कहते भी है। जैसे एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि आपका भाई भी नहीं मानता है कि आप, हमारा भाई विधायक है। देखिए हमारी सरकार में आपने देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब वो सांसद भी कई बार रहे तो भी उनके परिवार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो सांसद हैं। उनका परिवार अपनी आजीविका अलग चला रहा था। आज वो मुख्यमंत्री भी हो गए तो भी उनका परिवार जहां भी उत्तराखंड में कहीं रहता है, वो उनकी अपनी अलग दिनचर्या है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। उनके भाई मुख्यमंत्री है, उससे उनकी दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि वो एक रोल मॉडल है। आपका नाम का फायदा उठाया किसी ने अभी तक कि मेरे परिवार में मेरे चाचा, ये मेरे परिवार का नहीं कह सकता, बाहर हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी हो। तो मुझे बस यही लगता है कि जैसे हमारे मुखिया हमारे रोल मॉडल है, हमारे योगी जी हमारे रोल मॉडल है, जब उनके काम करने के तरीके से उनके परिवार को कहीं लाभ नहीं मिलता है, लाभान्वित नहीं होता है परिवार कभी भी, तो वैसे ही हमारे लिए भी वही चीज है कि परिवार लाभ क्यों लेगा। हमारी अभी मेरी बहन की शादी थी, वही 21 जून को, काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे आ गई थी शादी। और बहन मेरी एजेंसी में जॉब करती थी। अच्छा।
क्या नाम है, M-Pharma किया हुआ था, पिछले 4 से 5 साल से जॉब कर रही है वो। मतलब जब मैं विधायक नहीं था तब से वो जॉब कर रही थी। फिर कुछ लोगों ने कहा अरे आप तो विधायक बन गए हो तो छोड़वा दो। हमने कहा ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, 5 साल बाद फिर चुनाव होना है और जनता के प्रति सकारात्मक हो नकारात्मक हो दोनों ही परिस्थितियों में अगर मैं चुना गया तो ठीक, नहीं चुना गया तो बहन नौकरी कर रही है ना मेरी, उसको भाई पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। भाई मेरा प्राइवेट नौकरी करता था एक मेडिकल स्टोर में, अभी एलिम्को में बात करके उसको लगवाया तो अभी कुछ दिन से वो जाने लगा है। ओके। तो कुछ वो भी प्राइवेट जॉब में ही है, वो अपना 6 बजे उसको छुट्टी होती है, सुबह 7-8 बजे निकलता है। तो इस तरह से परिवार अपना अलग काम कर रहा है, तो लाभ नहीं कह सकते उसके। बकायदा उसका जब नौकरी हुई तो उसको उसी पोस्ट पर रखा गया जहां उसकी योग्यता थी। उस योग्यता से ज्यादा उसको कहीं नहीं रखा गया है। मतलब नाम का फायदा कुछ नहीं है। ये जो हम मैं जनता की सेवा आपके पास कैमरा होगा, आप कर लीजिए, मेरे भाई का नाम पूछ लीजिए, आपको देख लीजिए वो कहाँ काम करता है, आपको पता चल जाएगा कितने लाख आपने बता दिया। तो इससे ये मतलब बताना चाह रहा हूँ साफ साफ कि मेरे घर परिवार के लोग आज भी काम कर रहे हैं। हमारे चाचा अपना जो हमारे पिताजी का व्यवसाय था उसको संभाल रहे हैं आज भी। हमारा अपना काम है, हमारे सहयोग में हमारा एक भाई लगा रहता है। हमारे 2 भाई जो है अभी नौकरी कर रहे हैं, बहन की शादी हो गई है, तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अब हम विधायक हैं तो कोई नौकरी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने एक चीज और है कि मैंने बहुत जगह देखा है, लोग कहते हैं कि आपका जो फेस है वो जो सिंगर है भोजपुरी सिंगर पवन सिंह उनकी तरह मिलता है। पता नहीं, लेकिन अब फिलहाल तो ऐसा लोगों ने मुझसे कहा है। जबकि कभी कभी हमें लगता है कि जब किसी के पिता उसके पिताजी के नाम पे जब किसी व्यक्ति को जाना जाने लगता है तो वो उस पिता को अपना मॉडल मानने लगता है, अपना कहीं ना कहीं आइकन मानने लगता है और उसके जैसा ही दिखने की कोशिश करता है। तो मैं जब शीशे के सामने आता हूँ तो अपने पिताजी की छवि देखने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा कर दूं कि उनकी तरह दिखने लगूं या उनके जैसा हो जाऊं। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं मगर समय भी आपके पास थोड़ा सा कम है, तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।